नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, और आज हम खेलने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उसके आंसर्स क्या क्या हैं, फुल डिटेल में देखेंगे, और साथ ही साथ आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों के दोनों क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में रैयत। रैयत बेसिकली क्या है? रैयत, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, रैयत जो है वो किसानों को कहा जाता था। दो तरीके की खेती होते थे, एक होती रैयती, एक होती निज खेती। रैयती मतलब किसानों की ज़मीन पर होने वाली खेती, और निज यानी कि जो बागान मालिक होते थे वो अपनी ज़मीन पर जो खेती करते थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रैयत। रैयत का हमारा ऑप्शन हो जाएगा किसान, तो हम यहाँ पर से किसान के साथ में मैच कर देते हैं। सेकेंड है हमारे पास में महाल। महाल जो है ये एक महालवारी बंदोबस्त था। महाल का मतलब होता है पूरा पूरा गांव, यानी कि ग्राम समूह को हम यहाँ पर कह सकते हैं, और हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर ग्राम समूह, हम इसको मैच कर देंगे। थर्ड अगेन आ गया हमारे पास में निज। निज जैसा कि अभी बिल्कुल बताया आपको कि बागान मालिकों की ज़मीन पर जो खेती होगी उसको निज खेती कहेंगे। और चौथा है हमारा रैयती, यानी रैयतों यानी किसानों की ज़मीन पर जो खेती होगी उसको हम रैयती खेती कहेंगे। ठीक है, तो ये चारों हमारे ऑप्शन हो जाते हैं। बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पहला पार्ट कहता है कि यूरोप में वोड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। वोड उत्पादक, वोड बेसिकली क्या था? भारतीय नील का, इंडियन इंडिगो का एक सब्स्टिट्यूट था जो यूरोप के ठंडे प्रदेशों में होता था। वोड के साथ बेसिकली क्या कंडीशन थी कि वोड क्योंकि ठंडे इलाके में होता था, तो इसलिए वहां के जो कलर्स होते हैं वो ज्यादा चमकदार नहीं होते थे, लेकिन फिर भी एक सब्स्टिट्यूट था क्योंकि इंडियन जो नील थे वो काफी ज्यादा महंगे थे। तो इसमें अब इनको किस चीज़ से खतरा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारतीय नील वहाँ पर पहुँचेगी, यानी नील अगर वहाँ पर पहुँचेगी तो फिर उनको खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लैंक भरेंगे वो हम नील से भरेंगे, नील से यानी नील की खेती से। सेकंड इसका ऑप्शन कहता है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। 18वीं सदी के आखिर में हम सभी जानते हैं कि 18th सेंचुरी के लास्ट में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी। तो मीन्स यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी कि औद्योगिकरण होगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा, यानी कि किसकी डिस्कवरी से नील जो है वो कम बिकने लगी मार्केट में। तो यहाँ पर आएगा, जैसा बिल्कुल अभी कहा था हमने, सिंथेटिक कलर्स हमारे पास मार्केट में आ चुके हैं। अब अगर सिंथेटिक कलर आ गए हैं तो ऑब्वियसली बात तो बहुत ज़्यादा चीप बनेंगे, क्योंकि हम उनको बना सकते हैं, और जो इंडियन नील होगी यानी जो नील होगी वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो इसलिए किससे हुआ इनको? सिंथेटिक कलर्स, यानी जो सिंथेटिक जो रंग थे, कृत्रिम रंग, उनसे नील को खतरा हुआ। चौथा इसका पॉइंट कहता है चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन बेसिकली महात्मा गांधी जी ने चलाया था। महात्मा गांधी जी के पहले आंदोलनों में से माना जाता है ये। इंडिया में आकर जब वे वापस आए थे तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर चंपारण गए थे, और वहाँ पर जाकर इन्होंने नील की खेती कर रहे किसानों के लिए, वहाँ के बागान मालिकों के खिलाफ में इन्होंने आंदोलन किया था। तो इसमें हम ऑप्शन भर सकते हैं नील के बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन था ये। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा जो स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए, यानी परमानेंट सेटलमेंट के जो मेन पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। थर्ड क्वेश्चन हमारा, उसका आंसर देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट, ये अंग्रेजों ने चलाया था। किस लिए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो लोगों से सीधे सीधे लगान वसूले। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने पॉइंट किया कि जो वहाँ के राजा और तालुकदार थे, अपने अपने एरिया के जो राजा और तालुकदार थे, उनको इन्होंने जमींदार बनाया। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या किया कि किसानों से लगान लेने का काम उन जमींदारों का था, और सरकार को टैक्स चुकाने का काम, यानी जो राजस्व जो देना है वो काम किसका था? इन्हीं जमींदारों का था। तो में से दो काम हो गए। पहली बात तो आप सारी ज़मीन की देखरेख करोगे, आप जमींदार कहलाओगे, और दूसरी बात ये कि आप किसानों से लगान लोगे और हमें यानी कंपनी को आप लगान दोगे, यानी जो टैक्स है, जो राजस्व है वो आप दोगे। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि स्थायी बंदोबस्त, स्थायी मतलब फिक्स है यानी परमानेंट है, तो ऑब्वियस बात है इसमें जो राजस्व जो होगा, जो रेवेन्यू होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा कि एक निश्चित अमाउंट ही आपको हमें पे करना है। और चौथे पॉइंट में आ जाएगा कि इन जमींदारों से ऐसी उम्मीद की गई थी कि आप लोग ज़मीनों में इन्वेस्ट करेंगे, में ज़मीनों की जो उर्वरकता है या कहीं पे नई ज़मीन खरीदनी है
उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। महालवारी व्यवस्था, महाल शब्द का मतलब होता है गांव। तो गांव के जो भी मुखिया या सरपंच होंगे वो यहाँ पर किसानों से लगान वसूलेंगे और जो पैसा है वो चुकाएंगे कंपनी को, यहाँ पर काम करेंगे किसान। ये है सबसे बड़ा अंतर स्थायी बंदोबस्त और महालवारी में। स्थायी बंदोबस्त में वहाँ के राजा या तालुकदार थे जो जमींदार बने थे, और महालवारी में आपके जो वहाँ के जो मुखिया या सरपंच थे उनके पास में सारा काम था कि टैक्सेशन को किस तरीके से लेकर उनको आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। ये जो हमने जो अमाउंट फिक्स किया है मुनरो व्यवस्था में, इससे क्या क्या परेशानी आई है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट है कि रैयतों से यानी किसानों से उम्मीद की गई थी कि वो लोग ज़मीन का सुधार करेंगे, यानी वो लोग ज़मीन की फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और सेकंड पॉइंट जो है वो उसका रीज़न भी था कि क्यों नहीं हो पाया। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो भू राजस्व जो आपने इतना ज़्यादा लगा दिया था, जो अपने जो टैक्सेशन जो आप मांग रहे हो उन किसानों से, वो बहुत ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा है कि किसान उस चीज़ को पे करने में असमर्थ है। मतलब वो अपना खुद का खर्चा तो चला नहीं पाएगा, उसमें वो ज़मीन की क्या देख रेख कर पाए। तो ये 2 प्रॉब्लम्स है इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो देखिए रैयत नील की खेती से क्यों कतराएंगे। सबसे पहली बात, नील की खेती के लिए एडवांस लोन दिया जा रहा है। एडवांस लोन आप दे तो दे रहे हो, लेकिन सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि जो नील की जो फसल पूरा होने के बाद जब वो उसे चुका रहे हैं तो फसल के हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि एडवांस लोन दिया जा रहा था। सेकंड पॉइंट क्या है कि नील की फसल के जो पैसे थे, यानी जो उसके जो प्रोडक्टिविटी के बाद में यानी कल्टीवेशन के बाद में जो पैसे जो किसानों को मिलते थे वो पैसा बहुत ही कम था। और तीसरा पॉइंट क्या था कि एक फिक्स स्पेस था कल्टीवेशन के लिए, यानी कि अगर आप नील की खेती करना चाहते हैं तो वहाँ के जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते उसमें था कि आपको इतने एरिया में नील की खेती करनी ही होगी। अब नील की खेती के साथ एक और दिक्कत क्या है कि अगर नील की खेती अगर आपने कर ली तो उसके बाद फिर आप वहाँ पर अपने चावल आप वहाँ पर नहीं उगा सकते। तो इट मीन्स कि नील की खेती करने पर जो किसान हैं उनके पास में अपने खुद के खाने के लिए परेशानी हो जाती थी। तो ये 3 पॉइंट्स है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। परिस्थितियां बिल्कुल सेम थी। पहली बात क्या थी कि नील की खेती करने के लिए कर्ज दिया जा रहा था, वो कर्ज ठीक था लेकिन उसकी जो वसूली थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। रीज़न बीइंग कि जो आप जो पैसा ले रहे हो हमसे टैक्सेशन के नाम पर वो बहुत ज़्यादा है, और सेकंड चीज़ कि हमें जो नील की खेती करने के बाद जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो हमें बहुत कम मिल रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ये जो कर्ज है ये कर्ज आपका नॉन पेएबल हो जाता है। मीन्स जो किसान है वो इसको चुका नहीं पा रहे, उनके पास खुद को खाने के लाले पड़े हुए, तो भैया वो आपका पैसा कैसे दे पाएंगे। और चौथा पॉइंट इसका कहता है कि ज़मीन की उर्वरकता कम हो जाती थी। जी हाँ, जहाँ पर हम नील की खेती करते थे, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जहाँ पर भी नील की खेती होती थी तो नील की जो जड़ें थी ये इतनी गहरी होती थी कि ये ज़मीन के अंदर का सारा पानी सोख लेती थी। तो उसके बाद उस ज़मीन को रोकना पड़ता था थोड़े दिनों के लिए अगर हमें उस पर दोबारा कोई खेती करनी है तो दोस्तों ये थे वो 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में पूछे गए हमसे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा है तो सबको बताइए, यानी शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ में। और अगर बुरा लगा तो जो भी पार्ट आपको बुरा लगा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्लेइंग विद योर सिलेबस। बाय बाय।